Hello everyone, it's me Swati here. We are going to discuss some macroeconomics MCQs with you. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जैसे ही ये आपका जो है पीडीएफ का क्वेश्चन सारा कवर हो जाएगा, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी आप सभी को। तो आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये जो पीडीएफ का आंसर क्वेश्चन आंसर है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर हो पाए, क्योंकि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और आपके क्वांट से भी उसमें एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और इंडियन इकोनॉमी से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप लोग अभी भी जो है टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं। जो है लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर जो है मेरे ईमेल एड्रेस पे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेटेड ऑन साइंटिफिक बेसिस इन इंडिया इन ईयर। किस साल में जो है आपका फर्स्ट नेशनल इनकम जो है साइंटिफिक बेसिस पे आपका कैलकुलेट किया गया था? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, 1931 टू 1932 में फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम को साइंटिफिक बेसिस पे कैलकुलेट किया गया था इंडिया में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनएनपी मीन्स, एनएनपी क्या होता है आपका? तो एनएनपी जो होता है, जब आप जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एनएनपी। ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जब हम जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनएनपी। अगर हम एनडीपी देखें तो एनडीपी क्या होती है? जब हम जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ आपका एनडीपी। ठीक है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी वाला तो आपका जो है यहाँ पर डी वाला का ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द मेजर एलिमेंट इन। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात कौन करता है? मतलब आपका क्या ये 2 सेक्टर मॉडल में बात करते हैं, 3 सेक्टर या फिर 4 सेक्टर या फिर जो है ऑल ऑफ द एबव? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ द मेजर एलिमेंट जो आपका है वो कौन से मॉडल में है? तो याद रखिएगा 4 सेक्टर मॉडल में आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है मेजर एलिमेंट है। नेक्स्ट है आपका कॉटन यार्न परचेज बाई हैंडलूम वर्कर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कौन सा गुड कहलाएगा? तो याद रखिएगा इसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। और फिनिश्ड गुड आप सभी को पता है, जो वो बन के आता है, जैसे आपका कपड़ा है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फिनिश्ड गुड। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन इज़ ऑलवेज एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना। दीज आर द फेमस वर्ड ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन। ये किसका जो है आपका स्टेटमेंट है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? और ये क्वेश्चन जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी करवाए थे आप सभी को। इन्फ्लेशन को सब जगह पे एक मॉनेटरी फेनोमेना ही कहा गया है। तो ये किसके द्वारा कहा गया? आपके मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा कहा गया है। वेयर द प्राइस इज राइजेज, ओके, वेयर द प्राइस राइज इज़ वेरी स्लो लाइक स्नेल स्कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपकी प्राइस राइज बहुत स्लो हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्नेल के जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ लेजस फेयर वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। लेजस फेयर जो कंसेप्ट है उसका, उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है? तो लेजस फेयर जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? देर इज़ नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसमें जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये भी मैंने कुछ आपको कवर करवाया था शॉर्ट वीडियो में। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड जो है किसके द्वारा ये कंसेप्ट आपका दिया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड जो कंसेप्ट है ये आपका JB से के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का कौन सा यहाँ पर अजम्पशन नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता है आपकी क्लासिकल थ्योरी। याद रखिएगा ये इसकी बात नहीं करता है। तो कौन सा इसका अजम्पशन है? न्यूट्रलिटी ऑफ द मनी, ओके, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, लॉन्ग रन। फिर से मैं बोल रही हूँ कि क्या है एजम्पशन आपके क्लासिकल थ्योरी का। तो फर्स्ट इज़ न्यूट्रलिटी ऑफ द मनी, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्ग रन। पर ये जो है आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है अजम्पशन नहीं है आपके क्लासिकल थ्योरी का। नेक्स्ट हमारा है डिफेक्ट्स इन SNA इंक्लूड। तो SNA में अगर डिफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है?
तो यहाँ पर जो है नेगलेक्ट किया जाता है डिप्लीशन ऑफ नेचुरल कैपिटल को, और आपकी नेगलेक्ट किया जाता है नेगलेक्ट किया जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को, एक्सपेंडिचर टू डिफेक्ट एंड अफेक्ट द पोल्यूशन, इसको भी जो है आपके पॉइंट आउट किया जाता है SNA में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट फॉर, ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट किसके लिए होता है? तो याद रखिएगा ग्रीन अकाउंटिंग अकाउंट जो होता है आपका डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए भी होता है, और आपका कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इसके लिए भी होता है, और जो है पोल्यूशन के लिए भी होता है। यानी सारी चीज़ें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी विल बी डिटरमाइंड द, क्या डिटरमाइन करता है आपका क्लासिकल थ्योरी? तो याद रखिएगा प्राइस लेवल को डिसाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है? तो प्राइस लेवल को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट हमारा है अंडर कीनेशियन क्रॉस मॉडल द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? अगर हम कीनेशियन का, क्योंकि किन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर कवर करिएगा इनको। अंडर द कीनेशियन क्रॉस मॉडल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़, तो यहाँ पर अगर कीनेशियन का क्रॉस मॉडल देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या का माना गया है? तो एक्सोजीनियस वेरिएबल माना गया है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सोजीनियस वेरिएबल मानते हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को। द वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। अब याद रखिएगा वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी अभी हमने किस में देखा था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जो आपकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो उनका अपना थ्योरी है उसमें इसको क्या लिया गया है? अजम्पशन लिया गया है। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो है किसका इसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका? तो 14 का याद रखिएगा AC पिगू का जो है मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द किन्स व्हाट कॉजेज चेंज इन इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट एंटरप्रेन्योर, जो है इन किन्स के अकॉर्डिंग क्या कॉज करता है इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट? जो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट होता है, जब हम इन्वेस्टमेंट इंड्यूस करते हैं एंटरप्रेन्योर के द्वारा, तो क्या चीज़ उसको चेंज करता है? 15 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा कि मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करती है? इंड्यूस जो है चेंज करती है किसको? इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये आपका सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा द डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड लीड्स टू, अगर एग्रीगेट डिमांड में डिफिशियंसी आ जाए तो एक उसके पीरियड में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा क्या? तो अगर आपके एग्रीगेट डिमांड में डिफिशियंसी आ जाती है डिप्रेशन पीरियड में, रिसेशन के बाद क्या आता है? डिप्रेशन पीरियड आता है, तो क्या होगा उसके बाद? हम कहाँ पर जाएंगे, किस तरफ लीड करेंगे? तो याद रखिएगा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपका सीजनल, फ्रिक्शनल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया है क्या होती है। आप लोग वो वीडियो जाके देखिए, चैनल पे है। ठीक है, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, जब आपकी डिफिशियंसी आती है एग्रीगेट डिमांड में डिप्रेशन के टाइम, तो बढ़ावा देती है। 17 क्वेश्चन है कीनेशियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट अकर ड्यू टू। तो कीनेशियन मॉडल में इनकम डिटर्मिनेशन की बात की है तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहाँ पर अकर होता है? तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब जब आप क्या करते हो, ये इनकम आधारित नहीं होता, आप जो है फिर भी आप इसको इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है जनरली, तो इसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो इजी है इन्वेस्टमेंट, अगर ऑटोनॉमस की बात करें तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है आपकी गवर्नमेंट के द्वारा यानी सरकार के द्वारा की जाती है, क्योंकि उसका मोटिव नहीं होता है ना प्रॉफिट करना। तो 17 का जो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि जब जो कीनेशियन मॉडल में इनकम डिटर्मिनेशन अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे होता है तो इसका मतलब है कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अर्ली कीनेशियन इकोनॉमिस्ट व्यू इज़, तो जो अर्ली कीनेशियन इकोनॉमिस्ट थे उनका क्या व्यू था? तो यहाँ पर जो अगर हम अर्ली कीनेशियन इकोनॉमिस्ट को देखें तो उनके लिए मनी जो है डजंट मैटर, मनी मैटर नहीं करता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। यहाँ पर आपका कौन सा फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं है? तो ईजी है, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं है। द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर, सिंपल मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सिंपल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा? 1/1 माइनस MPC, ठीक है, ये आपके सिंपल मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इन किनेशियन क्रॉस मॉडल इज, तो जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है किनेशियन के क्रॉस मॉडल में, ये क्या है? तो किसके बराबर ये होगा? तो याद रखिएगा कि अगर हम बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की बात करें किनेशियन मॉडल में, किनेशियन के क्रॉस मॉडल में, तो ये हमेशा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है ये किसके द्वारा दिया गया था, किसने डेवलप किया था? तो 22 का याद रखिएगा कि FA खान के द्वारा जो है जो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है ये आपका डेवलप किया गया था, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो यहाँ पर डेल्टा चेंज इन इनकम अपॉन डेल्टा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ना, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा कि 23 का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर, यहाँ पर कौन सा आपका एप्लीकेशन मल्टीप्लायर का नहीं है? तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, ये कोई इसमें जो है एप्लीकेशन नहीं है आपके मल्टीप्लायर का, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिशर का जो इक्वेशन है एक्सचेंज का वो कौन सा नहीं करेक्ट है? इसमें आपके जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें कौन सा नहीं करेक्ट है? तो MV/PR ये इक्वल्स टू PR ये नहीं है, जबकि MV इक्वल्स टू PT या फिर MV इक्वल्स टू PQ या फिर MV इक्वल्स टू PY है ना, ये जो है आपके फिशर का इक्वेशन आता है, पर MV इक्वल्स टू PR ये नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 4th है वो रॉन्ग है, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बिलीव द करेंसी ऑफ नॉमिनल वैल्यू एट द प्रेजेंट इज इक्वल्स टू परचेजिंग पावर एट अ प्रीवियस पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि हम लोग इसको मनी इल्यूशन कहते हैं, ठीक है। मनी इल्यूशन क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ पीपल टू बिलीव द करेंसी ऑफ नॉमिनल वैल्यू पे इसको बिलीव करता है एट प्रेजेंट बट इक्वल टू द परचेजिंग पावर प्रीवियस पॉइंट, मतलब प्रीवियस पॉइंट पे जो उसने परचेज़ किया था उस पॉइंट पे वो मान के चलता है, पर जो है वो बिलीव करता है करेंसी के जो है नॉमिनल वैल्यू पे एट प्रेजेंट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मनी इल्यूशन। आप लोग इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप यहाँ पर आपका होता है, ठीक है। रिलेशनशिप पूछ रहा है आपके मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में, ठीक है, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में। तो कैसा होगा मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में रिलेशन? डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट होगा। इफ़ मनी सप्लाई इज इंक्रीजेज देन प्राइस लेवल इज ऑल्सो है ना इंक्रीजेज। इफ़ मनी सप्लाई इज़ लेस देन जो है प्राइस इज़ लेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इन केनेशियन कंजप्शन थ्योरी द चीफ फैक्टर दैट डिटरमाइंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज, तो कौन सा एक चीफ आपका फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को? तो 28 का जो करेक्ट हो जाएगा डिस्पोजेबल इनकम है ना। डिस्पोजेबल इनकम जो है डिटरमाइन करता है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जब आप पर्सनल इनकम में से जो टैक्सेस होते हैं उसको माइनस कर देते हो, दैट इज़ कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। तो चीफ फैक्टर क्या है डिटरमाइंस का कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने का? अभी मैंने किन्स की थ्योरी को डिस्कस भी किया था। एब्सोल्यूट इनकम की बात करता है जो कि डिस्पोजेबल इनकम है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अंडर केनेशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज़, तो यहाँ पर कैसा आपका रिलेशनशिप होगा कंजप्शन और इनकम के बीच में? तो याद रखिएगा कि नॉन लीनियर एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? जो है बी वाला, ठीक है। अंडर जो साइकोलॉजिकल लॉ है ऑफ कंजप्शन, इसमें आपका इनकम से कैसा रिलेशनशिप होता है कंजप्शन का? तो प्रोपोर्शनल आप देखते हो है, नॉन लीनियर है पर प्रोपोर्शनल है। नॉन लीनियर का मतलब जैसे आप अगर इनकम इंक्रीज़ करती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज़ करता है, पर जितनी इनकम इंक्रीज़ करती है उतना कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं करता है
है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन इज़ गिवन बाय किन्स, है ना। तो इक्वेशन क्या है नेक्स्ट देख लेते हैं। M इक्वल्स टू KPT प्रोपाउंडेड द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट को, किस कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो है ये प्रोपाउंड किया गया था। तो M इक्वल्स टू KPT जो है दिया गया था आपके रॉबर्टसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। इस पर ये जो कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट है इनका जो इक्वेशन सारा याद रखिएगा, चाहे पिगू का हो, मार्शल का हो, किन्स का हो ना, सारे लोग का ज़रूर याद रखिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर C इक्वल्स टू A+BY है। वैल्यू जो आपकी V है वो लाई कहाँ करती है, किसके किसके बीच में। तो याद रखिएगा जो आपका वैल्यू ऑफ B है वो लाई करता है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। C इक्वल्स टू A+BY, इसको मैंने बताया था A इज़ इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट होता है, और B इज़ योर MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज़ डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब जो यहाँ पर जो B की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 0 होती है और लेस देन 1 होती है। क्लियर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन APC MPC इन किन्स साइकोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन इज़। तो कैसा आपका किन्स के साइकोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन में APC और MPC का रिलेशनशिप है। तो जो है आपके 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। यानी यहाँ पर APC क्या हो जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है किन्स का। नेक्स्ट हमारा अंडर किन्स कंजप्शन फंक्शन, अंडर किन्स कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन इज़ द डैश फंक्शन ऑफ। तो किसका जो है फंक्शन ऑफ इनकम कैसा है आपका, क्या ये अनस्टेबल है, इन्वर्स है, स्टेबल है, न्यूट्रल है, किस तरीके से है। तो जो 33 का आंसर बनेगा आपका स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल आपका फंक्शन है किसका, इनकम का। नेक्स्ट हमारा अंडर द क्लासिकल थ्योरी डिमांड ऑफ लेबर इज़ द सेम एज, किसके बराबर होता है आपका डिमांड ऑफ द लेबर। तो याद रखिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट जो कर्व होती है लेबर की उसके बराबर होता है डिमांड ऑफ द लेबर। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी स्टॉक एंड प्राइजेस। तो जो है जो रीज़न होता है आपका प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप, हम देखते हैं मनी स्टॉक जब बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दैट इज़ उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इस केस में आपका जो स्थिति बनेगा इकोनॉमी में, तो ये हमारी जो है फिल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एज फीचर ऑफ किनीशियन थ्योरी। तो यहाँ पर जो किन्स की थ्योरी है उसका कौन सा फीचर नहीं है। तो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात कौन करता है, आपकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट करते हैं, है ना, क्लासिकल करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो क्या है इनके जो है आपके फीचर किनीशियन थ्योरी का, तो याद रखिएगा शॉर्ट रन, ये थ्योरी जो है आपकी शॉर्ट रन की है। और यहाँ पर जो है फिस्कल पॉलिसी पे ध्यान ये दिया गया इस आपके थ्योरी में। और अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये तीनों याद रखिएगा, दीज आर द अजम्पशन ऑफ द किन्स थ्योरी। ओके, नेक्स्ट हमारा मनी ऑन द विंग्स इंडिकेट। मनी ऑन द विंग्स क्या इंडिकेट करता है, तो याद रखिएगा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड फंक्शन ऑफ मनी। ये क्या इंडिकेट करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड फंक्शन ऑफ मनी को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द कैश बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फेसिस ऑन, किस पे एम्फेसिस करता है आपका कैश बैलेंस अप्रोच। तो मनी को एज अ क्या मानता है, स्टोर वैल्यू मानता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अगर मनी को विंग की तरह इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इन क्लासिकल थ्योरी द आउटपुट एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाई। तो क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट जो है आपका डिटरमाइंड होता है किस पे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन होता है, क्लासिकल थ्योरी में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाई। तो याद रखिएगा प्रोडक्शन फंक्शन पे एंड डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर पे, ठीक है। नेक्स्ट इस पर मैं मार्क कर दे रही हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर पे। अंडर किनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज़ डिटरमाइंड बाई। तो किन्स थ्योरी में जो है आपका एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट कैसे डिटरमाइंड होता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका इफेक्टिव डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड पे जो है आपका होता है जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मनी इल्यूशन इज़ फर्स्ट कॉइन्ड बाय। मनी इल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा जो है दिया गया है, तो इरविंग फिशर के द्वारा जो मनी इल्यूशन का कंसेप्ट है वो कॉइन किया गया था। कौन सा यहाँ पर जो ऑप्शन है ट्रू नहीं है 42 का, तो 42 का याद रखिएगा रिलेशनशिप आप सभी को पता है, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 है ना। अब इसमें जो कौन सा ट्रू हो नहीं होगा याद रखिएगा, यहाँ पर डी है, ठीक है, डी नहीं ट्रू होगा, ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं बनाएगा। नेक्स्ट हमारा अंडर क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाई। क्लासिकल थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ डिटरमाइन होता है, तो 43 का याद रखिएगा कि बी आपका ऑप्शन होगा, जहाँ पर क्या डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग क्या होगा बराबर होगा, वहाँ पर जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होता है, ठीक है, याद रखिएगा डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ जो है सेविंग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा द इंडिपेंडेंट ऑफ रियल वेरिएबल फ्रॉम चेंज इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जब आपका इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल चेंज होता है मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो ये जो है क्लासिकल डायटॉमी है, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है द एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई डजंट अफेक्ट द रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इंडिकेट। ये क्या करता है आपका इंडिकेट, तो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, ठीक है, याद रखिएगा कि एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई से आपका इफेक्ट नहीं हो रहा है क्या, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट, तो इसको हम लोग न्यूट्रलिटी ऑफ मनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 46 देख लेते हैं, 50 तक देख लेंगे, फिर नेक्स्ट में हम इसको 50 और कवर करवा देंगे, 3 पार्ट में वीडियो कर लेते हैं। 46 देख लेते हैं, as increase in the output and employment in economy which rise out the increasing consumption demand and rise in real wealth, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो 46 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उसको हम लोग पिगो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, जब हमारा आउटपुट इंक्रीज़ करता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करता है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से राइज आउट होता है क्या आपका कंजप्शन डिमांड एंड जो है इसकी वजह से आपका रियल वेल्थ भी बढ़ने लगता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पिगो इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हैव टू अडॉप्ट टू कर्व इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी, जो है कौन सा यहाँ पर आपका अडॉप्ट करना चाहिए कि इन्फ्लेशन को आपका हट इन्फ्लेशन ख़त्म हो जाए, तो डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज़ इन टैक्सेशन, ठीक है, हम गवर्नमेंट के खर्च को कम कर दें, टैक्सेस को बढ़ा दें, टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो लोगों के पास का जो पैसा है वो सरकार के पास आ जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा कि मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन द अनएम्प्लॉयमेंट इन USA रोज बाई, कितना आपका बढ़ गया था, तो 25%। नेक्स्ट हमारा द किन्स इंट्रोड्यूस द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन ईयर, किस साल में आपका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आपका जो बुक है बेसिकली ये छपता है आपका 49 का, तो यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा 1936 में, ठीक है, आपका पब्लिश हुआ इंट्रोड्यूस हुआ 1936 में, और 1929 में आया था क्या, ग्रेट डिप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टू अडॉप्ट द रिमूवल रिसेशन फ्रॉम द इकोनॉमी, क्या हमें ऐसा मतलब करना चाहिए जिससे कि आपका रिसेशन इकोनॉमी से हट जाए, है ना, तो इसके लिए हमें जो है इंक्रीज़ करना चाहिए गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को एंड डिक्रीज़ करना चाहिए टैक्सेशन को, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 50 का करेक्ट हो जाएगा, बी वाला होगा, इंक्रीज गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट एंड डिक्रीज टैक्सेशन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आप लोग ज़रूर से वीडियो को कवर कर लीजिएगा, हम लोग हो सकता है कि कल इस वीडियो को लेके आए, तो ये सेकंड पार्ट इसका होगा, फिर आपका एक थर्ड पार्ट और आएगा, ओके। तो अगर आप लोगों को हमारे टेस्ट सीरीज़ से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट रह गया है टेस्ट में, मैक्रो और स्टैट्स, फिर हम लोग जो है आपके इंडियन इकोनॉमी का भी क्वेश्चन करवा देंगे वहाँ पर, और रीज़न एंड असर्शन बेस्ड भी हम लोग क्वेश्चन एडिशनल ले रहे हैं, 30 प्लस टेस्ट ही आपका होगा, उस मतलब 30 प्लस टेस्ट रहेंगे, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो और आपके लिए बेनिफिशियल होगा, एक टेस्ट में 30 प्लस क्वेश्चन है और किसी में तो 70 प्लस भी है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।